फतेहाबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारे साथ आप लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता राजेश कुमार शर्मा जी, जो कि 2027 के चुनाव के लिए फतेहाबाद से तैयारी कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं का सर्वे कर रहे हैं। आगरा की फतेहाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता राजेश कुमार शर्मा जी हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का कैसा रुझान रहेगा। क्योंकि अगर आगरा जिले की बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दबदबा माना जाता है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से वापसी करेगी, खासकर फतेहाबाद विधानसभा में, क्योंकि फतेहाबाद विधानसभा के नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं आपकी मीटिंग हुई है उनके सभी साथियों को और आपको कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी फतेहाबाद विधानसभा की देवतुल्य जनता का, जिनका भरपूर हमें साथ और विश्वास मिल रहा है। मैं उनको नमस्कार और उनके चरण वंदन भी करूँगा। सर, 2027 का चुनाव करीब है, सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, सभी लोग फील्ड में जाने लगे हैं। आपकी विधानसभा की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक हैं, कैसे टक्कर देंगे भाजपा को, क्योंकि पूरे आगरा के अंदर भाजपा मजबूत है। आपकी क्या रणनीति रही, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चीज़ें लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे सत्ता पे काबज हुई। आगरा है हमारा जो ज़िला है, इसमें मुसलमान लोग कम हैं और हिंदू लोग ज़्यादा हैं। हिंदू लोग ज़्यादा होने की वजह से जिन्होंने एक झूठ बोला था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और राम राज्य लाएंगे, तो राम मंदिर इन्होंने बनाया, वो अधूरे पर ही इन्होंने उसका शिलान्यास कर दिया। राम जी का मंदिर पूरा नहीं बना था, जबकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि किसी भी मंदिर या पीठ को अधूरा शिलान्यास नहीं किया जाता है। दूसरा, जिन्होंने शिलान्यास करने के में साधु संतों की अवहेलना की, ब्राह्मण जनों की इन्होंने अवहेलना की, और जब वहाँ अवहेलना की तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो स्वयं मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कैमरा के सामने ना कोई संतजन को आने दिया और ना ही किसी ब्राह्मण जन को आने दिया। ऐसा लग रहा था कि राम को लेके यही आ रहे हैं और यही लाए हैं। राम हमारे त्रेता में आए थे, राम भगवान हैं। क्या भगवान के लाने वाला कोई इंसान हो सकता है? कोई इंसान नहीं हो सकता। भगवान इंसान को ला सकते हैं, लेकिन इंसान भगवान को नहीं ला सकते हैं, ये सत्य है। दूसरा, मंदिर बनाने के बाद सबसे ज़्यादा चंदा चोरी का जो प्रकरण आया, जो चंदा चोरी इन्होंने कराई ही, क्योंकि इन्होंने ही वहाँ पर टेस्ट बनाया था, इन्हीं के टेस्ट के वहाँ पर सारे लोग थे, और उसमें जो चंदा चोरी का प्रकरण आया, उसमें जो मुख्य चंदा चोरी है वो आज भी बाहर घूम रहे हैं, और जो छोटे मोटे लोग हैं उन पर मुकदमा कस रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको उजागर करना चाहिए कि राम मंदिर में सबने थोड़ा थोड़ा धन दिया था, इतने भी सनातनी हैं। इन्हें उजागर करना चाहिए कि कितना चंदा आया था मंदिर बनाने के लिए, और इन्हें उजागर करना चाहिए कि कितना चंदा चोरी हुआ है वहाँ से। भारतीय जनता पार्टी को इसको उजागर करना चाहिए। और जिस विश्वास के साथ जिन्होंने हिंदुओं को, सनातनियों को जो विश्वास दिला के लाए थे, वो सनातनी, वो हिंदू आज पूरी तरह भाजपा से हट चुका है, मन बना लिया है। वो माननीय अखिलेश यादव, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ देख रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अच्छा, ये तो चलो आपकी धर्म की बात हो गई है। चंदा चोरी वाला मुद्दा चल रहा है, संसद में भी काफ़ी उठाया गया। भाजपा को चुनौती कैसे दी जाए? क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर, या और कोई मुद्दा है? भाजपा को चुनौती देने के लिए मैं बता रहा हूँ, 15-15 लाख रुपए खातों में आना। किसान जिस समय वोट करता है वो सोचता है 15 लाख रुपए मेरे लिए बड़ी राशि हो जाएगी।
अगर ये सच कह रहे हो मेरे 15 लाख रुपए आ गए तो किसान का तो पूरा कर्ज पड़ जाएगा। किसान पर कर्ज होता ही 2-4-5 लाख रुपए का है। तो जो किसान मध्यम किसान थे, जो गरीब जन थे, उन्होंने उस लोभ में आकर के उनको वोट दिया कि 15 लाख रुपए हमको मिल जाएंगे। वो इनका पूरी तरह निराधार हो गया। ये उस पर कहीं भी कायम नहीं हुए। और जब लोगों ने पूछा तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने ये भी कहा मजाक था, जुमला था। देश के प्रधानमंत्री जी या देश का कोई भी वरिष्ठ नेता, देश के मुख्यमंत्री जी, अगर वरिष्ठ का कोई हमारा नेता है जो सम्मानी है, उन्हें अगर ऐसा लगता है कि जुमला बोलते हैं तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं भी देश का एक जनता के जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। बड़े नेता को जुमला नहीं बोलना चाहिए, जो सच है वो ही बोलना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा मुद्दों पर। अभी जंतर मंतर पर जिस तरह से जो बच्चों को पीड़ित किया गया है, लाठी भांजी गई है उन पर, वो बच्चे अपना हक माने गए थे, किसी की जागीर मांगने नहीं गए। वो बच्चे मेरे भी भाई हो सकते हैं, मेरे बेटे भी हो सकते हैं, आपके भी भाई हो सकते हैं, और लोगों के भी भाई हो सकते हैं, और लोगों की बहनें भी हो सकती हैं, बेटियां भी हो सकती हैं। जिस तरह से पुलिस ने वहाँ पर क्रूरतापूर्वक बच्चों में लट्ठे मारे, जिस तरह से उनमें कीलें लगी हुई थी, उनमें डंडों में जो बच्चों में मारी गई, पानी की बौछारें की गई, जो आंसू गैस के गोले वो दागे गए, क्या हमारे देश के बच्चे आज कोई आतंकवादी थोड़े ही है, वो देश की धरोहर है। उन्होंने वोट किया था आपको, वो आपको सत्ता में लाए थे, और आप उन्हीं में लाठी मार रहे हो। क्या देश के बच्चे आपको वोट दे देंगे? इतना भी देश के बच्चे, युवा बेरोजगार आज पीड़ित है, वंचित है, वो आपको वोट दे देगा? वो एक वोट नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को। वो बैठा हुआ है तैयार कि चुनाव करा दीजिएगा, हम सीधा समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि आप क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? जनता आपको ही क्यों चुने? विधानसभा के लिए? हाँ, आपकी विधानसभा के क्या मुद्दे हैं? बताता हूँ। मेरी विधानसभा किसानों की विधानसभा है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। छोटे 2 कस्बे मिलते हैं यहाँ पर, एक फतेहाबाद है और एक शमशाबाद में। इसकी भी आबादी ज़्यादा नहीं है, बहुत व्यापारी बहुत कम है यहाँ पर, किसान ज़्यादा है यहाँ पर। सबसे पहले जब मेरा मुद्दा होगा वो चिकित्सा पर होगा। फतेहाबाद और आगरा की दूरी 35 किलोमीटर है। अगर किसी भी बहन को प्रसव की पीड़ा होती है और जब फतेहाबाद में उपचार नहीं मिलता है और गरीब है, वो प्राइवेट में नहीं जा पा रहा है, तो आगरा जाते जाते तक कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि या तो बच्चा होता है उसके हाथ में या माँ होती है उसके हाथ में। सबसे पहले हमारा जो मुद्दा होगा, फतेहाबाद को एक बड़ा हॉस्पिटल देना, जिससे ट्रॉमा भी यहाँ पर ठीक किया जा सके, डिलीवरी भी यहाँ पे अच्छी की जा सके, अगर ऑपरेशन की सुविधा है वो भी किया जा सके। क्योंकि हमारे एक्सीडेंटल केस, हमारे माता बहनों के केस और हमारे और हार्ट से जुड़े हुए केस, जो सीरियल केस होते हैं, वो आगरा पहुँचते बहुत कम लोग बच पाते हैं। हमें सबसे पहले अपना को सुधारना है, तो हमें सबसे पहले चिकित्सा सुधारना है, स्वास्थ्य सुधारना है। उसके दूसरे नंबर पर आती है हमारी शिक्षा। अगर शिक्षा से बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो आज का जो संसार चल रहा उससे वंचित रह जाएंगे। ग्रामीणों के बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ पाते हैं, और ऊपर से अगर और ना पढ़ पाए तो वंचित हो जाएंगे। अभी तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी ने, यूपी गवर्नमेंट ने कुछ स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था और कुछ कर भी दिए। आप ये बता दीजिएगा कि गरीब का बच्चा अगर उसमें पढ़ रहा है तो स्कूल बंद क्यों कराए गए? दूसरा बता दीजिएगा कि जो शराब के ठेकों का इस तरह प्रचलन बढ़ाया गया, हर गांव के हर मोड़ पर एक शराब का ठेका दे दिया गया। एक मजदूर व्यक्ति 500-600 की दिहाड़ी करके आता है, उससे समाज को उससे दूर रखना चाहिए ठेके से, तो वो ठेका उसे मिल गया। वहाँ से वो अपना जो ठेके से शराब पी रहा है और घर में जिस तरह से
जो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, बच्चों को पीड़ित हो रहे हैं वो बच्चे, वो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं, आप शराब के ठेकों को बढ़ा रहे हैं। हम ये नहीं चाह पा रहे हैं कि आप शिक्षा देना चाहते हैं या यहाँ पर दारू देना चाहते हैं लोगों को। अगर हम सबसे पहले हुए तो हम शिक्षा का बढ़ावा देंगे, और इतनी की दारू की दुकानें जो बनी हुई हैं नई, इन पर कहीं न कहीं जा कर के डीएम से जा कर के मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे तो मुख्यमंत्री जाकर इनको कम कराने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि दारू की दुकानें तुम्हारी पहले नहीं थी, पहले थी, सीमा में थी। अभी कहते हैं 13 में कि मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, और ख़ासकर श्रावण के महीने में मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन श्रावण के महीने में हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पूरी कमेटी के साथ मीट खा रहे। तो नसीहत का जनता के लिए, सारी नसीहत का जनता के लिए दे रहे हैं वो। ये नसीहत तो उन्हें खुद जाननी चाहिए। श्रावण का पवित्र माह महीना चल रहा है, भोलेनाथ का महीना है। इसमें लोग दाढ़ी नहीं बनाते हैं, इसमें लोग प्याज और लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं। आप सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी भी कहते हैं, और श्रावण के महीने में मांस खा रहे हैं आप। तो औरों के लिए नसीहत, अपने लिए भी सीखना चाहिए उनको। तीसरी बात कहना चाहूँगा मैं आपसे, मेरे यहाँ सड़कें देखी होंगी आपने, गड्ढों में परिवर्तित हो रही हैं। उनको ठीक कराना, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। फतेहाबाद के बच्चे प्रतिभाशाली है, लेकिन जगह कोई खेलने के लिए नहीं है। उनके लिए मिनी स्टेडियम को कराना यहाँ पर। किसानों के लिए जो खाद नहीं मिल रहा है, डाई यूरिया है नहीं, आलू की बुवाई आ गई, इतनी बड़ी समस्या है किसान के सामने, उसके लिए खाद को संचालन कराना, खाद को पूर्ण मात्रा में कराना। तीसरा मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा विद्युत विभाग है, इनकी जो घोर लापरवाही के कारण मेरी विधानसभा के अंदर कई मौत हुई हैं। अभी गढ़ी सावरा है, कृपालपुरा का है, वो कई बार उन्होंने जाकर के बिजली विभाग को नोटिस दिया कि हमारे गांव से 11,000 की लाइन को उठा दिया जाए। कई हादसे हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बिजली विभाग ने वो लाइन को नहीं उठाया। अभी वो बच्चा कुशवाहों का गया और उसने पेस्ट कर रहा था, पेस्ट में अपनी उसको का नाम है साइड किया, उसको का नाम है जो केबल है, उसमें 11,000 का करंट आ गया और वो बच्चा वहीं ख़त्म हो गया गिर के। किसी का बेटा मरा है, वो किसी का भाई मरा है, किसी का पति मरा है, किसी का पिता मरा है। एक बच्ची 9 महीने की है और एक बच्चा 2 साल का है। अगर वो वहाँ उठा देते तो वो बच्चे की जान नहीं जाती। कुतुपर रोही में पत्नी मर गए, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, 4 बच्चे हैं, उनके पिताजी रो रहे हैं, दर भटक रहे हैं। विभाग कह रहा है हमारी लापरवाही नहीं है। वो विभाग की लापरवाही है, किसकी लापरवाही है? जब आपको नोटिस किया गया पहले से, 2-2 साल पहले से आपको कहा गया है कि इस चीज़ों को उठा लीजिए, यहाँ से 11,000 की लाइन के अंदर नहीं होनी चाहिए गाँव के अंदर, आप वहीं पर काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा दोष नहीं है। तालाबों में बच्चे गिर रहे हैं, तालाबों का कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, तालाब में गिर के बच्चे मर रहे हैं, पानी भरे हुए हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी सरकार की जो चल रही है उसकी जिम्मेदारी है। हम तालाबों का सौंदर्यीकरण कराएंगे जिससे तालाब में पानी ना भरे, जिससे अभी हर गांव में पानी भरा हुआ है। अगर यहाँ से मेरे गांव से चले गए तो यहाँ से 20 गांव में अभी रात को दिखा दूँ, 20 गांव में पानी भरा मिलेगा। मच्छर पैदा हो रहा है, वो मच्छर काट रहा है बच्चों को, वो मच्छर काट रहा है हम सबको, और मलेरिया भरपूर आ गया। डॉक्टरों के यहाँ लाइन लग गई। क्या एक गरीब आदमी जो 500 रुपये कमाने वाला 1000 रुपये रोज की दवा ला सकता है? क्या सरकार को छिड़काव नहीं कराना चाहिए? क्या सरकार को पानी निकालने की निकासी नहीं बनानी चाहिए? क्या सरकार को वहाँ का सौंदर्यीकरण तालाबों का नहीं कराना चाहिए? हम सबसे पहले इन मुद्दों का काम करेंगे। हमारी देवतुल्य जनता भोली है, किसान है, आ जाती है, कभी धर्म के नाम पर ले लिया,
कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर ले लिया। अब ऐसा काम नहीं है। आज की जनता समझ चुकी है, वो ना हिंदू मुस्लिम पर जाएगी और ना ही वो जनता आज किसी जाति धर्म पर वोट करेगी। जनता वोट करेगी विकास पर वोट करेगी। जनता वोट करेगी तो आज व्यक्ति को देख कर के वोट करेगी। हमारा व्यक्ति कैसा है, जो हमारे विधायक वर्तमान में 4 बार के विधायक हैं, शायद 4 बार का विधायक होना, 1-2 इलेक्शन और भी लड़ लिए वो। उन्हें क्षेत्र की ये जानकारी नहीं है कि क्षेत्र में कहाँ जलभराव हो रहा है। उन्हें क्षेत्र में ये जानकारी नहीं है कि क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। जनता जान चुकी है उनको भी अब। इसलिए आज जनता जो वोट करना चाहती है वो निष्पक्ष आदमी को वोट करना चाहती है, काम करने वाले व्यक्ति को वोट करना चाहती है, धैर्यवान व्यक्ति को वोट करना चाहती है, जो धैर्य रखता हो, शांति रखता हो, उसको वोट करना चाहती है। 2022 में मेरा टिकट हुआ था समाजवादी पार्टी से और 3 दिन का मैं प्रत्याशी भी रहा, बी फार्म मेरे पास रहा। 3 दिन बाद मेरा टिकट कटा और कोई दूसरे चुनाव लड़े। यहाँ पर कई लोग कहते थे कि पार्टी छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ के चले जाएंगे और सारे काम कर लेंगे, लेकिन धैर्य और धैर्य के बाद में विश्वास। हमें अपने नेता पर विश्वास है, हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर विश्वास है। जो वो करेंगे और जिसके लिए भी करेंगे अच्छा करेंगे। आज तुमने देखा होगा, आज जहाँ टिकट नहीं मिली दूसरी पार्टी में चले गए, वहाँ से नहीं मिली तो तीसरी पार्टी में चले गए। ज़्यादातर फतेहाबाद के नेताओं को अगर देखोगे तो शायद पार्टियाँ कम हैं और बदल ज़्यादा दिए उन्होंने। पार्टी कम है हमारे यहाँ और उन्होंने बदल ज़्यादा दिया पार्टी को। एक तो 2-2, 3-3 बार पार्टी के अंदर आ गया। अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता है पार्टी छोड़ देते हैं। तो अब जनता ये जान चुकी है कि हमें पार्टी छोड़ने वालों का साथ नहीं देना है, हमें धैर्यवान का साथ देना है, जो हमारे भी धैर्य को समझे और हमारे कार्य को भी करे वो। अच्छा, आपने जो जो चीज़ें बताई हैं इन सभी पे आपका कार्य होगा। हाँ, सब पर इन्हीं चीज़ों को लेकर आप आ रहे हैं, मुद्दे लेकर। किसानों के, इसमें किसानों का एक मुद्दा भी जोड़िएगा। मैंने बहुत सारे किसानों से बातचीत किया। एक अगर आलू का उद्योग हो जाए आपके यहाँ पे जी, तो कहीं ना कहीं किसान कहीं ना खुशहाल अपनी ज़िंदगी जिएगा। आलू के मुद्दे के लिए अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आगरा ज़िले में बड़ा प्लांट लगाएंगे और कहीं न कहीं आलू को हम, जो हमारा मुख्य व्यवसाय है किसान का, हम उनको मूल्य दिलाने का कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात बता दीजिएगा, अगर आपको टिकट मिलती है जी तो क्या फतेहाबाद के अंदर सपा की जीत हो पाएगी? अगर होगी तो कितना मार्जिन रहेगा? अगर हमें टिकट मिलती है तो निश्चित ये सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में जाएगी। और ये भी कहना चाहता हूँ मैं, जितने से वो जीते से उतने से उनको हरा दूंगा मैं। जितने से वो जीते थे उससे ज़्यादा मार्जिन से उनको हरा दूंगा मैं। अच्छा, मेरा दावा है आपसे। एक बात और बता दीजिए, पूरे आगरा की बात कर लेते हैं। 9 की 9 पर भाजपा है, 27 के चुनाव में क्या रहेगा? 9 की 9 क्या सपा की आएंगी या फिर 5-4 रहेगा? कितना रहेगा? वैसे तो मैं आपको बताया, मैं अपनी विधानसभा पे काम कर रहा हूँ और पूरा ज़्यादातर मुझे अपनी विधानसभा का मालूम है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि कौन सी सीट मेरी आ रही है आगरा से। अब सोचना पड़ेगा कि कौन सी सीट मेरी आने वाली है, क्या आ रही है मेरी। ये स्थिति होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। मजबूत हो सकता है खाता ना खुले आगरा में। ऐसा हो सकता है? हो सकता है खाता ना खुले भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, पूरा मजबूत है। नहीं, भाजपा भी मजबूत है। भाजपा मजबूत थी, अब नहीं मजबूत है। भाजपा मजबूत थी ना, अब कहाँ मजबूत है भाजपा। तो फिर जीत कैसे? आप किसी पब्लिक में जाइए और आप इसको उठा लीजिए अपने का नाम वीडियो को। सभी विधानसभा कवर की मैंने। आप इसको वीडियो को उठा के पूछिए आदमी क्या कह रहा है, व्यक्ति क्या कह रहा है। इसके पूछोगे चुप रह जाएगा, जवाब नहीं देगा, नीचे को नार करके कुछ कह देगा। लेकिन उसको उठा के देखिएगा, आपकी सच्चाई आपको सामने पड़ जाएगी कि पूरे के पूरे लोग कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और जब इतने लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे तो वोट कौन करेगा भाई? वोट कौन करेगा? जब लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, आपने 100 लोगों से पूछा, 80 लोगों ने कहा हम वोट नहीं करेंगे, तो अच्छे लोगों का प्रतिशत तो बहुत बढ़ गया। तो फिर वोट कौन करेगा उनको? सही बात। हम भी जनता के अंदर जा रहे हैं। मेरे विधानसभा के अंदर मैं प्रत्येक गांव में 5 से 6 बार
डोर टू डोर एक एक घर में घूम चुका हूँ, महिलाओं से, बच्चों से, अपने हम बराबर के साथियों से और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले चुका हूँ और पूछ चुका हूँ इस बार क्या करना है, आशीर्वाद दोगे आप हमें? बोले आशीर्वाद देंगे नहीं, दोनों हाथों से देंगे हम लोग आपको आशीर्वाद, समय तो आ जाने दीजिएगा। पहले जाते थे हम लोग तो पहले लोग इतना स्पष्ट नहीं बोलते थे, पहले कहते थे चलो चलो देखेंगे, समय आने दो। लेकिन अब देखने वाली बात नहीं कह रहे हैं वो, हम दोनों हाथों से भी आशीर्वाद दे रहे हैं, कसम खा जाते हैं, कसम खा जाते हैं लोग कि आप आइए टिकट लेकर के, हम पूरी तरह आपको तैयार हैं। पूरे पूरे गांव लोग कह रहे हैं, हम जब जाते हैं तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं झुंड बना करके और ये कहते हैं टिकट लेके आइएगा, आप आपको चुनाव लड़िएगा, हमें आप जैसे आदमी की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, पूरे अगर आपके फतेहाबाद की बातचीत करी जाए, बहुत सारे मुद्दे जनता के हैं, कुछ जनता बोली भी है, नहीं भी बोली है, बहुत सारी चीज़ें। अगर बातचीत ये की जाए फतेहाबाद के अंदर कौन सी वो ऐसी चीज़ें होंगी, बड़ी चीज़ें जिससे कहीं ना कहीं यहाँ की जनता प्रभावित होगी, कोई 3 चीज़ें ऐसी बता दीजिए। सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत, हाँ ठीक है, एक स्वास्थ्य वाला, यहाँ का स्वास्थ्य खराब है, शिक्षा खराब हो रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है ना। रोजगार के नाम पर जो बच्चे हैं हमारे, जिनकी उम्र जिस समय 18 साल थी, जब 2014 में सरकार आई थी आपकी, 18 साल की उम्र में थे बच्चे, वो आज 26 में कितने साल के हो गए, वो ओवर एज हो गए, उनको नौकरी नहीं मिली। पेपर कराते हैं लेकिन पेपर को चुरा भी लेते हैं, पेपर तो कराते हैं कि बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन पेपर को चुरा भी लेते हैं, है ना। तो जो बच्चे रेस लगा रहे थे, पुलिस की तैयारी कर रहे थे, IPS PCS की तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं, उन पर इतना पैसा नहीं होता है कि दिल्ली और कोटा जाकर तैयारी करें, ऑनलाइन तैयारी करते हैं, वो अपना पैसा ऑनलाइन पे लगे हुए थे, मजदूर किसान के बच्चे थे वो बच्चे क्या करें आज, ओवर एज हो गए वो तो। लोगों के पैरों में, बच्चों के पैरों में ऐसे ऐसे मोटी मोटी ठेठ पड़ गई हैं, भगते भगते सुबह रेस लगा रहे हैं, क्योंकि जूते पहनने के लिए नहीं है। आप मेरे साथ चलो सुबह 4 से 4:30 बजे, तो किसान का बच्चा जूता पहन के नहीं दौड़ता है, नंगे पैर दौड़ता है, गरीब का बच्चा नंगे पैर दौड़ रहा है और पैसे वाले का बच्चा एडिडास के दूसरे पहन के दौड़ रहा है ना। उस गरीब के बच्चे को पूछिएगा, जब नीचे पैर से नंगे पैर से दौड़ता है तो उसकी क्या बेचैनी होती होगी उसकी, है ना। सही बात, उसको नौकरी नहीं मिल पाई, उसको ये सरकार नौकरी नहीं दे पाई, रोजगार नहीं दे पाई, और ऊपर से कहती है पकौड़े की ठेल लगा लो। तो हमारे मुद्दे तो बहुत हैं सर। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, क्या जातिगत राजनीति भी होती है आपकी विधानसभा में? हाँ, जातिगत राजनीति तो है, हर जगह है, लेकिन इस बार फैक्टर जातिगत का नहीं चलेगा। इस बार क्या चलेगा? इस बार जातिगत का इसलिए नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी प्रत्याशी आएगा उसकी भी जाति उसका साथ नहीं देगी। ऐसा भी है? हाँ, फतेहाबाद में, फतेहाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी तय होकर आएगा उसकी जाति भी 30% उससे हट जाएगी। चलिए, क्योंकि इसलिए हट जाएगी, उसका कारण बता देता हूँ। उनके बच्चे भी दिल्ली जंतर मंतर पे कुछ थे, उनके बच्चे भी टीवी देख रहे थे। अरे भाजपा क्या होते हैं, बच्चा किसका, ना भाजपा ना बीजेपी। आप ये कह रहे भाजपा के नेता के बच्चे भी भाजपा के नेता के नहीं थे, उसके समाज के बच्चे थे। अच्छा, समाज के, ऐसे समाज है तो हमारे पास निषाद समाज है, निषाद समाज का बच्चा भी कहीं न कहीं रोजगार ढूंढने का प्रयास कर रहा है, ठाकुर समाज का भी कर रहा है। मैं जंतर मंतर में था, वहाँ छात्रों में कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं थी वहाँ। अब उस जाति का यहाँ पर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने आ जाता है, ठाकुर समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने आ गया, तो खुद ठाकुर देख रहा है कि मुख्यमंत्री हमारा है, ऐसा देखने का प्रयास कर रहा है, कोई ठाकुर मुड़ जाए उसकी तरफ, मुख्यमंत्री की तरफ देख करके। लेकिन ज़्यादातर ठाकुर तो इसलिए चला जाएगा, उनका बच्चा भी तो जंतर मंतर पर था, उनके बच्चे भी तो आज ओवरएज हो गए, उनके बच्चे भी तो रोजगार चाहते हैं, वो भी तो डाई यूरिया चाहते हैं, वो भी तो चाहते हैं अच्छा चिकित्सा हो, अच्छा विद्यालय हो यहाँ पर। सही बात है। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ राजेश शर्मा जी मौजूद थे, जो 2027 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी दल है। अब क्या 2027 में टिकट मिलेगी, अगर टिकट मिलेगी तो क्या रहेगा फतेहाबाद विधानसभा में? आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, आपके क्या मुद्दे, आपके जो भी मुद्दे कमेंट करिएगा, आपके सभी मुद्दे आपके विधायक तक, आपकी सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपके जो भी पसंदीदा नेता हैं, आपके क्षेत्र के जो क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के हों कोई भी हों, सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना आपको भी चाहता हूँ, अपनी देवतुल्य जनता को भी चाहता हूँ, और उन नौजवानों को भी चाहता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन करके सरकार को झुकाया। ठीक है, थैंक यू।